इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट पढ़ेंगे और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी ये यूनिट 100% क्लियर हो जाएगी और तुम्हारा एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, इस यूनिट में हमें टोटल 4 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। हम डेटा एनालिसिस करते हैं ताकि उससे इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर पाएं और बेहतर डिसीजंस बना पाएं। और इस चैप्टर में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंसोलिडेटिंग डेटा। डेटा कंसोलिडेशन यानी मल्टीपल सीट्स का डेटा लेके उसे कंबाइन करना और एक जगह पर रखना ताकि हम उन सीट्स में मौजूद इन्फॉर्मेशन को समराइज कर पाएं। इससे हम मल्टीपल सीट्स में मौजूद डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और उनके बीच के रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेटा को कंसोलिडेट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें मेक श्योर करनी पड़ेंगी, जैसे जिन सीट्स का डेटा हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं उनका डेटा टाइप मैच करना चाहिए। जिन सीट्स का डेटा कंसोलिडेट कर रहे हैं उनके लेबल्स मैच करने चाहिए एंड फर्स्ट कॉलम को हम प्राइमरी कॉलम बनाएंगे जिसके बेसिस पे डेटा कंसोलिडेशन होगा। अब देखते हैं डेटा कंसोलिडेट करना कैसे है। वो स्प्रेडशीट हम ओपन करेंगे जिसका डेटा हमें कंसोलिडेट करना है और एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे जहाँ पे डेटा कंसोलिडेट करा जाएगा। देन मेन मेन्यू से डेटा के अंदर कंसोलिडेट पे क्लिक करो। अब कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखो 1 बाय 1 चलते हैं, ध्यान से देखना। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सम फंक्शन सिलेक्टेड होगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से तुम बाकी फंक्शंस भी देख सकते हो और रिक्वायर्ड फंक्शन चूज कर सकते हो। फिलहाल इसे सम ही रखते हैं। देन उसके बाद कंसोलिडेट रेंजेस का बॉक्स है, इसमें हमें वो रेंजेस एंटर करनी है जिनका डेटा हमें कंसोलिडेट करना है। तो सोर्स डेटा रेंजेस पे क्लिक करके सीट में रेंज सिलेक्ट करो कि कितने रोज और कॉलम का डेटा तुम्हें कंसोलिडेट करना है। देन अब दूसरी सीट में जाके उसका रेंज सिलेक्ट करके उसे ऐड करो। अब चलते हैं सीट नंबर 3 पे और कॉपी रिजल्ट्स टू। इसमें सीट 3 के फर्स्ट सेल का एड्रेस डाल देते हैं कि भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन का जो रिजल्ट है उसे एंटर कर दो। अब इसके नीचे ऑप्शंस पे क्लिक करके तुम्हें ये चेक बॉक्सेस दिखेंगे, रो लेबल्स, कॉलम लेबल्स एंड लिंक टू सोर्स डेटा। इसमें रो लेबल और कॉलम लेबल दोनों को सिलेक्ट कर दो ताकि दोनों का डेटा कंसोलिडेट किया जाए। अब अगर तुम कंसोलिडेटेड डेटा को सोर्स डेटा से लिंक करना चाहते हो तो लिंक टू सोर्स डेटा पे चेक कर दो। इससे होगा ये कि सोर्स डेटा पे चेंजेस होते ही कंसोलिडेटेड डेटा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फाइनली ओके पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं ग्रुप्स एंड सबटोटल्स के बारे में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्रुप का ऑप्शन यूज करके तुम सिलेक्टेड रोज या कॉलम को आपस में ग्रुप कर सकते हो और उस ग्रुप को फिर हाइड या अनहाइड कर सकते हो। जैसे ये 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करके हम मेन मेन्यू से डेटा में जाकर ग्रुप कर देते हैं। तो अब हम इन 3 कॉलम्स का डेटा हाइड कर सकते हैं और जब चाहिए तब विजिबल कर सकते हैं। और सब टोटल टूल की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली ग्रुप क्रिएट कर देता है जिस पर फिर हम सम, एवरेज, काउंट ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सब टोटल टूल यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। पहले एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और इस पे लेबल्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे इन्हीं के बेसिस पे काम होगा। ठीक है, देन डेटा के अंदर सब टोटल ऑप्शन पे क्लिक करो। अब ग्रुप बाय ऑप्शन में कॉलम सिलेक्ट करो जिसके बेसिस पे तुम्हें ग्रुप्स क्रिएट करने हैं और जिस कॉलम के डेटा का सब टोटल निकालना है उसको इधर हम चेक बॉक्स पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। और अभी हमें सम कैलकुलेट करना है तो इधर से सम फंक्शन ही हम सिलेक्ट करेंगे। अगर डेटा में किसी और कॉलम में भी हम ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इन ऑप्शन में फर्दर हम ग्रुपिंग करेंगे। देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो अब तुम देख सकते हो कि ये डेटा ग्रुप हो गया है और सम हमने कैलकुलेट करना था तो ग्रुप वाइज वो भी कैलकुलेट हो गया है। नेक्स्ट इज व्हाट इफ सिनेरियोज। व्हाट इफ सिनेरियोज व्हाट इफ क्वेश्चंस को आंसर करता है। जैसे मान लो तुम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो और तुम्हें अलग अलग सिनेरियोज में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये देखना है। जैसे व्हाट इफ प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 हो, व्हाट इफ टाइम 10 की जगह 12 ईयर्स हो, या व्हाट इफ रेट 6 की जगह 9 हम रखें। तो ऐसे व्हाट इफ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं और फाइंड आउट एंड कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट आउटपुट्स को। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हमें ये 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करो जिनमें तुम चेंजेस करके अलग अलग आउटपुट्स देखोगे। मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए तुम डायरेक्टली माउस से भी रेंजेस सिलेक्ट कर सकते हो या कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके जब तुम सेल्स पे क्लिक करोगे तो वो एक एक करके सिलेक्ट होते रहेंगे। देन टूल्स के अंदर सिनेरियोज पे क्लिक करो जिससे सिनेरियो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे तुम सिनेरियो को एक नाम दे सकते हो। देन क्लिक ओके। अब इन वैल्यूज़ पे बेस्ड एक सिनेरियो हमारा क्रिएट हो गया है। अब इन वैल्यूज़ को हम चेंज करते हैं और एक दो सिनेरियोज और बना लेते हैं तो तुम्हें पता लगेगा कि सिनेरियोज कितना हेल्पफुल फीचर है। अब देखो हमने अलग अलग इनपुट्स के ये सिनेरियोज बनाए हुए हैं। अब हम इजीली हर एक सिनेरियो में स्विच कर सकते हैं और इन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि बेस्ट वन कौन सा है। नेक्स्ट है व्हाट इफ एनालिसिस टूल। इसमें भी हम अलग अलग सिचुएशंस के रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं बट इसमें सिनेरियोज नहीं बनाते, बल्कि इसमें जो रिजल्ट होता है वो एक ग्रिड के फॉर्म में डिस्प्ले होता है।
सिनेरियोज में क्या होता था उसे एक बार अच्छे से देखो कि सिनेरियोज में हम कुछ स्पेसिफिक इनपुट सेट्स लेकर फिक्स्ड सिनेरियोज बनाते थे और फिर उन्हें आपस में कंपेयर करते थे। व्हाट इफ एनालिसिस टूल में हम एक रेंज ऑफ वेरिएबल वैल्यूज टेस्ट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट एक साथ एक ग्रिड में देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो तुम्हें बेहतर समझ आएगा, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले कुछ डेटा एंटर करते हैं कैल्क में। अभी हम एक स्टोर के सेल्स का डेटा एंटर कर रहे हैं और एक फॉर्मूला हम एंटर करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल आइटम सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड टोटल से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब साइड में डेटा लिखते हैं एनुअल सेल्स का। क्रिएट एन एरे ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ विच आउटपुट इज टू बी जनरेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। अब स्टेप नंबर 3 में हम इनपुट एंड आउटपुट के लिए सेल रेंज सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन डेटा, देन मल्टीपल ऑपरेशंस। इससे मल्टीपल ऑपरेशंस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हमें पहले उस सेल का एड्रेस एंटर करना है जिसमें हमने फॉर्मूला एंटर किया है। देन हमारी वेरिएबल वैल्यूज़ कौन सी है? वो है सेल्स वाली, राइट। उसकी हमने रेंज ऑफ वेरिएबल वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो आइटम सोल्ड वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू है। जैसे यहाँ पे हमने 100 सेल्स के लिए कैलकुलेट किया था, अब हमें यही अलग अलग सेल्स वैल्यूज़ के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये वाला सेल हमारा वेरी हो रहा है, राइट, जिसके बेसिस पे हम आगे प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये हुआ हमारा वेरिएबल सेल, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन क्लिक ओके। तो अब जो अलग अलग सेल्स फिगर्स हैं उसके प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। सिनेरियोज़ में अगर हम ये चीज़ करते तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता और वहाँ पे ऐसा रिजल्ट भी हम एक साथ नहीं देख पाते। हमें एक एक सिनेरियो सिलेक्ट करना पड़ता और उस पर देखना पड़ता कि कितने आइटम सेल होने पे हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा था, राइट। तो ये फ़ायदा है व्हाट इफ एनालिसिस टूल का। नेक्स्ट है गोल सीक। अभी तक हम अलग अलग इनपुट वैल्यूज़ डालकर देख रहे थे कि क्या आउटपुट आ रहा है, पर मान लो एक ऐसा केस है जिसमें हमें आउटपुट तो पता है कि भाई मुझे फाइनल इतना चाहिए है, बस ये बता दो कि ये आएगा कैसे। तो उसके लिए काम आता है गोल सीक। गोल सीक हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर स्पेसिफिक आउटपुट। इसको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। अगेन वर्कशीट में पहले कुछ डेटा एंटर करेंगे। फिलहाल अपने सब्जेक्ट्स और उनके मार्क्स एंटर कर लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और आईटी। अब मान लो हमारे सारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं बट आईटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो हमें मेन सब्जेक्ट के मार्क्स तो पता है पर आईटी के मार्क्स नहीं पता क्योंकि उसका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। लास्ट में हमें परसेंटेज अपनी निकालनी है, जो कि हमें पता है कि हमें 96% चाहिए। तो अब हमें ये जानना है कि कितने नंबर हमें आईटी में लाने पड़ेंगे कि हम 96 तक पहुँच पाएँ। तो टूल्स में जाकर गोल सीक पे क्लिक करो। फार्मूला सेल बॉक्स में उस सेल को एंटर करो जिसमें तुम्हारा फार्मूला एंटर्ड है। हमारा परसेंटेज वाले सेल में है फार्मूला, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। अब कौन सी सेल में हमें वैल्यू पता करनी है, वो है ये आईटी वाली सेल, और हमें फाइनल परसेंटेज क्या चाहिए, 96। तो देखते हैं उसके लिए कितने मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे आईटी में। तो ये देखो गोल सीक ने अपना काम कर दिया है, पर प्रॉब्लम ये है कि गोल सीक से हम सिर्फ एक ही सेल की वैल्यू पता कर पा रहे हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा सेल्स की वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सॉल्वर। सॉल्वर इज़ अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। इसे यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। सेम यही डेटा पे सॉल्वर यूज़ करेंगे। अभी हमें मैथ्स और आईटी दोनों के मार्क्स पता करना है कि कितने लाने पड़ेंगे टू स्कोर 96। तो इन दोनों में फ़िलहाल 0 लिख देते हैं। टूल्स पे जाकर सॉल्वर पे क्लिक करो, देन टारगेट सेल को सिलेक्ट करो जो कि है हमारा परसेंटेज वाला। इसमें हमें वैल्यू चाहिए 96 और कौन से सेल की वैल्यू चेंज करनी है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ में हम कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे हमें लगता है कि मैथ्स में 90 से ज़्यादा तो नहीं आएंगे बट 70 से ज़्यादा आ जाएंगे, तो लेस देन और इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 सेट करते हैं। और आईटी में हमें 95 से ज़्यादा आ सकते हैं बट 100 से कम आ सकते हैं, तो ये कंडीशन भी एंटर कर देते हैं। तो अब ये हमें बता देगा कि भाई देखो ये नंबर तुम्हें लाने पड़ेंगे टू गेट 96% इन बोर्ड्स। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट अप पढ़ते हैं यूजिंग मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। कई बार हमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ रिपीटेड टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जैसे एक ही फॉर्मूले को पर्टिकुलर सेल में अप्लाई करना होता है अलग अलग शीट्स में, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग को अलग अलग शीट्स में अप्लाई करना होता है। तो अगर ये चीज़ हम मैनुअली करेंगे हर एक स्टेप को रिपीट करते हुए तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर में हम मैक्रो को यूज़ करना सीखेंगे ताकि ये रिपीटेड टास्क हम एक ही क्लिक में कर पाएँ। तो पहला टॉपिक है हमारा रिकॉर्डिंग अ मैक्रो। मैक्रो इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैक्रो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है जो कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। एक बार हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया तो उसके बाद उस मैक्रो को हम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो रिकॉर्डिंग का फीचर लिब्रे ऑफिस में टर्न ऑफ रहता है, तो पहले हमें उसे इनेबल करना होगा। मैक्रो रिकॉर्डिंग को टर्न ऑन करने के लिए टूल्स के अंदर ऑप्शन में क्लिक करो, देन लिब्रे ऑफिस में क्लिक करो एंड देन एडवांस में क्लिक करो। अब इसमें ऑप्शनल फीचर्स में देखो 2 ऑप्शंस तुम्हें दिखेंगे जो कि टिक्ड नहीं है। तो इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग में हम क्लिक कर देंगे और मैक्रो रिकॉर्डिंग को इनेबल कर देंगे।
अब अगर टूल्स के अंदर मैक्रो पे तुम क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन तुम्हें दिखेगा। अब ये मैक्रो का फीचर यूज़ करने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैक्रो सिर्फ कैल्क एंड राइटर इन दोनों में वर्क करता है, और जहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन करी है उसी विंडो में वो वर्क करता है, दूसरी विंडो में नहीं। तो अगर तुम कोई विंडो ओपन कर रहे हो या विंडो स्विच कर रहे हो तो वो चीज़ें नहीं रिकॉर्ड होती मैक्रो में, और जो एक्शन स्प्रेडशीट के कंटेंट से रिलेटेड नहीं है वो भी मैक्रो में रिकॉर्ड नहीं होते। तो अब ये जान लेने के बाद एक्चुअल में मैक्रो यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले स्प्रेडशीट में कुछ डेटा लिख दो, देन टूल्स में मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पे क्लिक करो। अब वो एक्शंस लो जो तुम चाहते हो कि मैक्रो रिकॉर्ड करे, जैसे ये कुछ फॉर्मेटिंग हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दो। अब बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें मैक्रो सेव करने के लिए सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जहाँ पर तुम मैक्रो को सेव करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो का नेम मेन होगा और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सेव हो रहा होगा, बट तुम इसका नेम चेंज कर सकते हो और लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन सेव बटन। हाँ, मैक्रो का नाम रखते समय तुम्हें ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले तो मैक्रो का नेम स्टार्ट होगा किसी लेटर से, ना कि कोई नंबर या स्पेशल कैरेक्टर से। और नंबर तुम बाद में ऐड कर सकते हो बट स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं। स्पेशल कैरेक्टर्स में से सिर्फ तुम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, डॉलर, हैशटैग, @ ये सब तुम यूज़ नहीं कर सकते। और मैक्रो के नेम में कोई स्पेस भी यूज़ नहीं हो सकता। तो अब मैक्रो बना के हमने सेव कर लिया है। अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। रनिंग अ मैक्रो सिंपल है। टूल्स में जाकर मैक्रो के अंदर रन मैक्रो पे क्लिक कर दो। अब वो मैक्रो सिलेक्ट करो जो तुम्हें यहाँ पे रन करवाना है, देन रन पे क्लिक कर दो। तो वो फॉर्मेटिंग जो हमने अभी रिकॉर्ड करी थी वो अब इस शीट में भी अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ सिंपल मैक्रो। अभी तक हमने मैक्रो को रिकॉर्ड करना, स्टोर करना और रन करना ये सब सीख लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैक्रो को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, टूल्स के अंदर मैक्रो में जाओ, देन ऑर्गेनाइज मैक्रो पे क्लिक करो, देन लिब्रे ऑफिस बेसिक पे क्लिक करो। अब लिब्रे ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इन स्टेप नंबर 2 अब हम ऑर्गेनाइजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे टू ओपन बेसिक मैक्रो ऑर्गेनाइजर डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ अगर नई लाइब्रेरी तुम्हें क्रिएट करनी है तो वो तुम कर सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर जाकर न्यू पे क्लिक कर दो, देन एक नई लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी। एक नया मॉड्यूल अगर तुम्हें बनाना है तो मॉड्यूल के अंदर जाकर न्यू पे क्लिक कर दो, तो ये एक नया मॉड्यूल बन जाएगा। अब जब तुम मैक्रो को रिकॉर्ड करके स्टोर करने जाओगे तो तुम्हें ये नई लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स दिखेंगे जिसके अंदर तुम अपने मैक्रो को सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट इज़ यूजिंग मैक्रो एज अ फंक्शन। मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तुम्हें रिपीटेटिव कैलकुलेशंस करनी है। सेम फार्मूला तुम्हें अलग अलग सीट्स में या अलग अलग डेटा पे अप्लाई करना है, और ये टास्क करने के लिए कोई प्री डिफाइंड फंक्शन भी नहीं है। तो ऐसे में हमें खुद से एक मैक्रो क्रिएट करना होगा जो कि रिपीटेटिव कैलकुलेशन करे और हमारा टाइम सेव करे। तो सबसे पहले एक शीट पे डेटा एंटर करके इसे सेव कर लेते हैं। देन टूल्स के अंदर मैक्रो पे क्लिक करो, देन ऑर्गेनाइज मैक्रो पे क्लिक करो एंड देन बेसिक पे क्लिक करो, जिससे बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो हमने अभी फाइल सेव करी थी वो हम सिलेक्ट करेंगे एंड न्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कोई भी नाम एंटर कर दो, देन ओके पे क्लिक कर दो। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि वो रिपीटेटिव कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। तो ये स्टार्ट होता है फंक्शन से एंड एंड होता है एंड फंक्शन नाम से। इसका सिंटैक्स तुम देख लो तो तुम्हें समझ आएगा। फंक्शन, देन फंक्शन नेम। उसके बाद 2 केस है। एक तो अगर फंक्शन कोई पैरामीटर इनपुट में नहीं ले रहा है तो ये ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फंक्शन नेम इक्वल टू वो कैलकुलेशन जो हमें डिस्प्ले करनी है, देन एंड फंक्शन। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जहाँ पर भी, तो वो उस कैलकुलेशन का रिजल्ट वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। बट अगर हमें सिर्फ फार्मूला लिखना है और फंक्शन में वैल्यू हम बाद में इनपुट करेंगे तो हम इधर पे ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल लिखेंगे और फार्मूला में भी वेरिएबल ही यूज़ करेंगे और उसका रिजल्ट हम फंक्शन नेम में स्टोर कर देंगे, देन एंड फंक्शन लिख देंगे। अब हम फंक्शन को कॉल करते वक्त जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो इनपुट देकर हम उस पर फार्मूला अप्लाई करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा मैक्रोज वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा। इस चैप्टर में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में मल्टीपल सीट्स क्रिएट करना सीखेंगे और इन मल्टीपल सीट्स के डेटा को आपस में कैसे लिंक करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीपल सीट्स कैसे क्रिएट करते हैं। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे तुम्हें करंटली एक्टिव सीट दिखेगी और उसके साइड में ऐड शीट का साइन होगा। उस पर क्लिक करके तुम एक और शीट ऐड कर सकते हो, या उस शीट टैब में जब तुम राइट क्लिक करोगे तब भी तुम्हें इंसर्ट शीट का ऑप्शन दिख जाएगा पॉपअप मेन्यू में। वहीं पे तुम्हें शीट को रीनेम करने और डिलीट करने के ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल की सीट भी तुम इधर एंटर कर सकते हो। इंसर्ट शीट के ऑप्शन में फ्रॉम फाइल पे क्लिक करो, देन ब्राउज पे क्लिक करो, फिर वो फाइल सिलेक्ट करो और उसके अंदर से जो सीट तुम्हें चाहिए वो सिलेक्ट करो और ओके पे क्लिक कर दो। और लास्टली मेन मेन्यू में शीट के अंदर भी तुम्हें इंसर्ट शीट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी तुम सीट ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेल रेफरेंस। सेल्स को रेफर करके हम उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसका यूज़ कर सकते हैं बिना उस वैल्यू को बार बार टाइप किए हुए।
एक स्प्रेडशीट में हर एक सेल का एक एड्रेस होता है जिसका यूज़ करके हम उस सेल को रेफर करते हैं। सेल रेफरेंस हम सेम शीट के अंदर भी कर सकते हैं और एक स्प्रेडशीट फाइल के दूसरे शीट के अंदर पहली वाली शीट के सेल को भी रेफर किया जा सकता है। मान लो तुमने 2 शीट्स बनाई है, टर्म 1 मार्क्स एंड टर्म 2 मार्क्स की। अब तीसरी शीट में तुम्हें रिजल्ट कैलकुलेट करना है जिसके लिए तुम्हें टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स की ज़रूरत होगी। जैसे इंग्लिश के टर्म 1 के मार्क्स है 90, टर्म 2 के मार्क्स है 94, तो रिजल्ट वाले में हम इन दोनों शीट के सेल्स को रेफर करेंगे। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि भैया सेल रेफरेंस क्या लेना है, सीधे कॉपी पेस्ट ही कर दो। तो देखो, रेफरेंस लेने में फ़ायदा ये है कि अगर इन फ्यूचर हम डेटा अपडेट करेंगे इस सेल का, तो जहाँ हमने सेल रेफरेंस लिया था वहाँ भी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो रेफरेंस लेते कैसे हैं वो देखते हैं। इस सेल पे हमें टर्म 1 और टर्म 2 की वैल्यू चाहिए, तो टर्म 1 की वैल्यू लेने के लिए इक्वल टू $, देन शीट नेम डॉट सेल एड्रेस। अब हमें इसमें टर्म 2 के मार्क्स ऐड करने हैं, तो $, शीट नेम डॉट सेल एड्रेस। अब यहाँ पे इन दोनों का सम आ जाएगा। अब जो मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर उस सेल की वैल्यू को तुम चेंज करोगे तो देखो यहाँ पे भी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब ये चीज़ हमने कीबोर्ड का यूज़ करके करी है, यही सेम चीज़ हम माउस से भी कर सकते हैं। वैसे मैंने तुम्हें डायरेक्ट सम करना बता दिया है, तो रुको पहले तुम्हें एक आसान चीज़ बताता हूँ। सेल रेफरेंस लेने के लिए सेल सिलेक्ट करके इधर फार्मूला बार पे इक्वल टू पे क्लिक करो, देन उस शीट पे जाओ जिसके सेल को रेफ़र करना है, उस पर क्लिक करके यहाँ टिक कर दो। हो गया सेल रेफरेंस, इतना ही था। कीबोर्ड से भी यही करना था, इक्वल टू $, शीट नेम डॉट सेल एड्रेस, बस। अब जो मैं तुम्हें सम करना बता रहा था वो देखो, सेल सिलेक्ट करो, देन फार्मूला बार में इक्वल टू पे क्लिक करो, देन सम फंक्शन सिलेक्ट करो। अब टर्म 1 के मार्क्स का सेल सिलेक्ट करो और अब कंट्रोल प्रेस करके, या मैक पे हो तो कमांड की प्रेस करके दूसरा सेल सिलेक्ट करो और देखो उन दोनों का एड्रेस यहाँ पे आ गया है। अब ये ग्रीन टिक पे हम क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा सम, ठीक है। ये सम वाला अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो छोड़ दो इसे, सिंपल जो सेल रेफरेंस लेना था वो तो तुम्हें समझ आ गया होगा, राइट। अब देखो, अगर हमें किसी दूसरी स्प्रेडशीट की फाइल से सेल रेफरेंस चाहिए तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। ये एक स्प्रेडशीट की फाइल हमने ओपन कर ली और ये ऑलरेडी ओपन थी, तो अब ये 2 फाइल्स हो गई है। अब इस सेल पे क्लिक करो, देन फार्मूला बार पे इक्वल टू पे क्लिक करो। अब दूसरी फाइल खोलो जिसका हम सेल रेफर करना चाहते हैं। अब उस सेल पे क्लिक करो और वापस आके यहाँ पे ग्रीन टिक पे क्लिक कर दो, हो गया काम। अब ये काम अगर कीबोर्ड से करना है तो वो थोड़ा टफ है, क्योंकि फाइल का हमें पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ये जो फाइल का पूरा पाथ है वो हमें टाइप करना पड़ेगा और हो जाएगा काम, बट आई वुड प्रेफर कि यार माउस से ही हम कर ले क्योंकि वो आसान है। नेक्स्ट इज हाइपरलिंक्स टू द शीट। हाइपरलिंक एक क्लिकेबल लिंक होता है जो कि हमें स्प्रेडशीट या डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे लोकेशन पे ले जाता है, जैसे किसी सेल पर या शीट पर या किसी फाइल पर या किसी दूसरे वेब पेज पर इंटरनेट पे, ठीक है। तो हाइपरलिंक क्विक नेविगेशन और रिलेटेड डेटा को इजीली एक्सेस करने के लिए हेल्पफुल होता है। हाइपरलिंक 2 टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कंप्लीट लोकेशन सेव करता है। ये तब तक वर्क करता है जब तक टारगेट लोकेशन चेंज नहीं होती, यानी जिस फाइल पे तुम जाना चाहते हो उसकी लोकेशन जब तक सेम है तब तक ये वर्क करेगा। वहीं रिलेटिव हाइपरलिंक में टारगेट लोकेशन का पूरा एड्रेस नहीं होता। ये रिलेटिव लोकेशन को रेफर करता है कि करंट फाइल के रिलेटिव में दूसरी फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है। इसमें अगर इन दोनों फाइल्स की रिलेटिव लोकेशन चेंज हुई तो ये लिंक वर्क नहीं करती। मान लो 2 फाइल्स हैं, फाइल ए और फाइल बी। फाइल ए के अंदर फाइल बी के शीट का एक हाइपरलिंक है और अभी ये दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है। और अगर हमने फाइल ए को अब दूसरे फोल्डर में डाल दिया तो ये रिलेटिव लिंक जो है वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इनकी रिलेटिव लोकेशन बदल गई। वहीं अगर हमने पूरा फोल्डर कहीं और मूव किया होता तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी भी वो 2 फाइल्स आपस में तो एक दूसरे से उसी तरीके से जुड़ी हुई है, यानी उसी फोल्डर के अंदर है, तो उनकी रिलेटिव लोकेशन चेंज नहीं हुई। तो जब तक रिलेटिव लोकेशन सेम है तब तक रिलेटिव हाइपरलिंक वर्क करेगी। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता तो वो तब तक काम करता जब तक टारगेट लोकेशन यानी फाइल बी की लोकेशन चेंज नहीं हुई होती। फिर फाइल ए को तुम कहीं पर भी रखो, उससे टारगेट लोकेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक तो तब भी वर्क करती, बट रिलेटिव वाली तब वर्क करना बंद कर देगी जब उनकी रिलेटिव लोकेशन चेंज हो गई है। अब ये हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले वो शीट ओपन करो जिसमें तुम्हें हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, देन फ्रॉम मेन मेन्यू क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन क्लिक ऑन हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें तुम इंटरनेट का कोई वेब पेज है उसका लिंक ऐड कर सकते हो, जैसे readersvenue.com हम ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब इसे तुम ऐसे ही ओके कर दोगे तो ये डायरेक्ट लिंक ही दिखने लगेगा डॉक्यूमेंट में, बट हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में रीडर्स वेन्यू टेक्स्ट दिखे जिस पे क्लिक करके हम readersvenue.com पे पहुंचे। तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट वाले बॉक्स पे रीडर्स वेन्यू लिख दो। तो अब जब हम कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। अगर किसी स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को लिंक करना है तो हाइपरलिंक वाले डायलॉग बॉक्स में डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, देन उसका पाथ यहाँ पे ब्राउज करके सेट कर दो। अब डायरेक्ट ओके भी तुम कर सकते हो, बट अगेन वही होगा कि डॉक्यूमेंट में पूरा लिंक दिखने लगेगा। तो इसका कोई हम टेक्स्ट सेट कर देते हैं और फिर अगर तुम ओके पे क्लिक करोगे तो इसका हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा। अब इस हाइपरलिंक को एडिट करने के लिए हाइपरलिंक पे कर्सर रखकर राइट क्लिक करो
देन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से एडिट हाइपरलिंक के ऑप्शन पे क्लिक करो। देन जो भी चेंजेस तुम्हें करने हैं वो करके अप्लाई कर दो और हाइपरलिंक विंडो क्लोज कर दो। हाइपरलिंक रिमूव करने के लिए सिंपली रिमूव हाइपरलिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो ये हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। इंटरनेट इज ए रिच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट पे डेटा वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर रहता है और हम उन वेब पेजेस में जो भी टेबल्स मौजूद हैं उसे कैल्क में इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली करना कैसे है वो देखते हैं। ओपन द स्प्रेडशीट जिसमें एक्सटर्नल डेटा को हमें इंसर्ट करना है। अब वो सेल सिलेक्ट करो जिसमें हमें एक्सटर्नल डेटा की टेबल के फर्स्ट सेल को स्टोर करना है। अब मेन मेन्यू में शीट के अंदर एक्सटर्नल लिंक्स पे क्लिक करो। एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन टाइप द URL ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड देन प्रेस एंटर। अब तुम्हें इंपोर्ट ऑप्शंस वाली विंडो दिखेगी, इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दो जिससे डेटा उसी लैंग्वेज में शो होगा जो कि वेब पेज में होगी और फिर ओके पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट इज लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स को डेटाबेसेस के साथ लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले टूल्स के अंदर ऑप्शंस पे क्लिक करो, देन लिब्रे ऑफिस बेस पे क्लिक करो, देन डेटाबेसेस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे तुम्हें डिफ़ॉल्ट डेटाबेस दिख जाएगा, तुम न्यू ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देन जब तुम व्यू में जाके डेटा सोर्सेज पे क्लिक करोगे तो तुम्हें डेटा सोर्सेज वहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है और आगे बढ़ते हैं अब अपने लास्ट चैप्टर पर, शेयर एंड रिव्यू ए स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर हमें स्प्रेडशीट शेयरिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक स्प्रेडशीट को शेयर करके उसको एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें एक ही स्प्रेडशीट फाइल को बार बार कॉपी करके नहीं सेंड करना पड़ता, बल्कि उसी स्प्रेडशीट पर मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ये तब हेल्पफुल है जब तुम्हारी पूरी टीम को एक ही स्प्रेडशीट फाइल पे काम करना है, तो उसे शेयर करके तुम सब एक साथ उस पर चाहे तो कंटेंट ऐड कर सकते हो या एग्जिस्टिंग कंटेंट को चेंज कर सकते हो या सिर्फ देखना है तो वो भी हो जाएगा। तो एक स्प्रेडशीट को शेयर कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले एक स्प्रेडशीट फाइल बनाकर उसे सेव कर दो। देन टूल्स में जाकर शेयर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करो। अब शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स पे चेक कर दो और फिर ओके कर दो। एक कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें तुम्हें बस येस पे क्लिक करना है। अब जब तुम इस स्प्रेडशीट के टाइटल बार पर देखोगे तो तुम्हें स्प्रेडशीट के नाम के साथ साथ शेयर्ड भी लिखा हुआ दिखेगा। जब भी तुम शेयर्ड स्प्रेडशीट को ओपन करोगे तो तुम्हें वार्निंग शो होगी, ये बताते हुए कि ये स्प्रेडशीट जो तुम ओपन करना चाह रहे हो वो शेयर्ड है। अगर तुम चाहते हो कि ये वार्निंग अगली बार से डिस्प्ले ना हो तो डू नॉट शो वार्निंग अगेन पे चेक करके ओके पे क्लिक कर दो। अब शेयर्ड स्प्रेडशीट में कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, जैसे अनडू, रीडू, रिपीट, पेस्ट, लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, इमेज मैप, ऑब्जेक्ट, ये सब टेंशन मत लो, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ फीचर्स शेयर्ड स्प्रेडशीट में अवेलेबल नहीं रहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि शेयर्ड स्प्रेडशीट में चेंजेस को रिकॉर्ड करने वक्त हमें पहले उसका शेयर्ड फीचर ऑफ करना पड़ता है, तब जाके हम उसमें चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो शेयर्ड स्प्रेडशीट में अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। अब शेयर्ड स्प्रेडशीट पर जब भी तुम कुछ चेंजेस करते हो तो उसे क्लोज करने से पहले तुम्हें उसे सेव करना होता है, पर इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग सेम स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हो तो उनके चेंजेस अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते तब तो फाइल इजीली सेव हो जाएगी। बट अगर दोनों ने सेम ही डेटा को चेंज किया है और वो दोनों चेंजेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तब तुम्हें वो पहले कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना होगा, तब जाके फाइल सेव होगी। मतलब मान लो किसी ने एज को 20 से अपडेट करके 21 कर दिया और दूसरे ने 20 से 22 कर दिया, तो अब ये चेंजेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ऐसे में तुम जब स्प्रेडशीट फाइल को सेव करने जाओगे तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और जब तुम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हो तब कोई दूसरा बंदा उस स्प्रेडशीट फाइल को सेव नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ कि तुम भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके सेव कर रहे हो और दूसरा बंदा भी यही काम कर रहा है तो तुम्हें मैसेज डिस्प्ले होगा कि द फाइल इज लॉक्ड और अब तुम उसे सेव नहीं कर सकते। तो ये बेसिक कंडीशन तुम्हें याद रखनी होगी कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा और उसे रिजॉल्व एक बार में एक ही पर्सन कर सकता है और रिजॉल्व करते वक्त फाइल को कोई दूसरा बंदा सेव नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि इस स्प्रेडशीट में हम चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए तुम रिकॉर्ड चेंजेस फीचर का यूज कर सकते हो, बट चेंजेस रिकॉर्ड करने से पहले तुम्हें स्प्रेडशीट का शेयर्ड मोड ऑफ करना होगा। टूल्स में जाकर शेयर स्प्रेडशीट पे क्लिक करो। अब शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग विंडो में शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स पे अनचेक कर दो एंड क्लिक ऑन ओके बटन। अभी फिर से कंफर्मेशन डायलॉग विंडो आएगी, उसमें तुम्हें बस येस पे क्लिक करना है। अब देखो टाइटल बार में जो स्प्रेडशीट के नेम के आगे शेयर लिखा हुआ था वो अब हट गया है। अब एडिट के अंदर ट्रैक चेंजेस पे जाओ, देन रिकॉर्ड पे क्लिक करो। अब जैसे ही तुम कोई डेटा मॉडिफाई करोगे तो उस सेल के बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा और उस पर अगर कर्सर लेकर जाओगे तो तुम्हें वो डिस्क्रिप्शन शो करेगा कि किसने कौन सा चेंज किया है। स्प्रेडशीट में कमेंट्स ऐड करके तुम बाकी लोगों के साथ अपना मैसेज शेयर कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें रोल दिया गया है कि स्प्रेडशीट के मिस्टेक्स तुम्हें फाइंड करके बाकी लोगों को बताना है और फिर वो लोग चेंजेस करेंगे, तो ये तुम कमेंट्स ऐड करके कर सकते हो।
कमेंट्स ऐड करने के ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। मेन मेन्यू से एडिट में जाकर ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करो, देन कमेंट पे क्लिक करो। इससे ऐड कमेंट विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें तुम कमेंट एंटर कर सकते हो। तुम एक स्पेसिफिक सेल में भी कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए जिस सेल में तुम अपना कमेंट ऐड करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, देन मेन मेन्यू से इंसर्ट के अंदर कमेंट पे क्लिक कर दो। अब तुम कमेंट ऐड कर सकते हो। फिर जब तुम देखोगे उस सेल को जिसमें तुमने कमेंट ऐड किया है तो तुम्हें उसके अपर हैंड कॉर्नर पर कलर्ड डॉट दिखेगा। वैसे इस टाइप के कमेंट को हम नोट या सजेशन कहते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर सेल से अटैच्ड होता है। अब एक बार ये कमेंट ऐड हो गया तो फिर तुम इस सेल पे राइट क्लिक करके इसको डिस्प्ले कराने के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, या एडिट करना है तो एडिट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग कमेंट्स। अब जैसे हम सेल्स में फॉर्मेटिंग अप्लाई करते थे वैसे ही कमेंट में भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले जिस सेल पे तुमने कमेंट ऐड किया था उस पर राइट क्लिक करो, देन फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे क्लिक करो, जिससे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इधर से तुम काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई कर सकते हो, जैसे फॉन्ट इफेक्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर और ये सब देख लो, ये सब तुम कर सकते हो यहाँ से। और फिर अपने डिज़ायर्ड एडिट्स कर लेने के बाद ओके पे क्लिक कर दो तो वो सारी फॉर्मेटिंग अब अप्लाई हो जाएगी कमेंट पे। नेक्स्ट इज रिव्यूइंग चेंजेस, व्यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। अब एक बार सभी टीम मेंबर्स ने स्प्रेडशीट में चेंजेस कर दिए तो अब बारी है उसे रिव्यू करने की, जिसमें हम सारे जो भी चेंजेस किए गए थे उन्हें देखेंगे, चेंजेस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे और अपनी फाइनल स्प्रेडशीट फाइल रेडी करेंगे। चेंजेस रिव्यू करने के लिए तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मेन मेन्यू में एडिट पे क्लिक करो, देन ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करो, देन शो पे क्लिक करो। इससे शो चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम प्लान करते हैं कि कौन से चेंजेस रिव्यू करते वक्त हमें दिखाने हैं और कौन से नहीं दिखाने। इसके बाद एडिट में ट्रैक चेंजेस के अंदर मैनेज पे क्लिक करो। इससे मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे तुम चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। और सारे चेंजेस रिव्यू कर लेने के बाद तुम्हें इसे क्लोज कर देना है। नेक्स्ट इज मर्जिंग एंड कंपेयरिंग। अगर एक ही स्प्रेडशीट फाइल को अलग अलग मेंबर्स रिव्यू करेंगे और अपने अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे तो हमारे पास उसके अलग अलग वर्जन हो जाएंगे। और अब इन डिफरेंट वर्जन्स को एक साथ कैसे मर्ज करते हैं वो देखते हैं। एडिट में ट्रैक चेंजेस के अंदर मर्ज डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करो और जिस डॉक्यूमेंट को इस फाइल के साथ मर्ज करना है उसे सिलेक्ट करो और ओपन पे क्लिक कर दो। इससे अब मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें अब जो डॉक्यूमेंट अभी मर्ज किया था ना हमने टेस्ट 1 वाला, उसके चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट जब तुम करोगे तो वो हमारी टेस्ट वाली फाइल में भी आ जाएंगे। अभी हमने टेस्ट वाली फाइल के साथ मर्ज किया था ना टेस्ट 1 वाली फाइल को, तो वही मैं बता रहा हूँ कि टेस्ट 1 के चेंजेस अगर एक्सेप्ट करोगे तो वो टेस्ट वाली फाइल में भी आ जाएंगे। इनको ऐसे मान लो कि टेस्ट वाला वर्जन 0 था और टेस्ट 1 वाला वर्जन 2 था और दोनों को अलग अलग लोगों ने रिव्यू किया था। कुछ ऐसे अलग चेंजेस हैं टेस्ट 1 में जो टेस्ट वाली फाइल में नहीं है, तो उनको अगर तुम यहाँ एक्सेप्ट कर लोगे तो वो टेस्ट वाली फाइल में भी आ जाएंगे। समझ गए? कमेंट्स में बता देना। और आईटी के PYQs वाली ई बुक का लिंक भी होगा पिन्ड कमेंट में, तो वहां से उसे ले लेना और PYQs की प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि वो काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, 2 डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करने से अच्छा है कि हम उन्हें आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर लें और साथ में ही चेंजेस को मैनेज कर लें। डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम अपनी टेस्ट फाइल ओपन करते हैं। अब एडिट में जाकर ट्रैक चेंजेस के अंदर कंपेयर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इससे कंपेयर टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें टेस्ट 1 वाली फाइल को सिलेक्ट कर लो क्योंकि उसी से तो हमें कंपेयर करना है। देन ओपन बटन पे क्लिक कर दो। अब मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें तुम चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो और फिर क्लोज बटन पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।